एकेडमिक ईयर 2024-25 का हिंदी मॉडल पेपर का ब्लूप्रिंट देखेंगे। किस तरह से एसएससी पब्लिक एग्जाम में आपको मॉडल पेपर आएगा देखेंगे। इसमें थोड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं लास्ट ईयर और इस बार में। देखिए यहाँ पर सेक्शन 1 है, इसमें भाषा की बात मतलब टोटल ग्रामर रहेगी, पूरा ग्रामर रहेगा और ये आपको 12 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट आपको तत्सम तद्भव दिए गए वाक्य में से तत्सम के लिए तद्भव या तद्भव के लिए तत्सम शब्द विकल्पों ऑप्शंस में से पहचान कर लिखना होगा। मतलब अगर यहाँ पर अगर आपको तत्सम दिया है तो आपको तद्भव आइडेंटिफाई करना है, और अगर तद्भव दिया गया है तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, तत्सम। ये ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको देख के चूज करना है। उसके बाद सेकंड क्रिया, दिए गए विकल्पों में से क्रिया शब्द पहचान कर विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको, राम खेलता है, आपको क्रिया आइडेंटिफाई करनी है। क्या है वहाँ पे आंसर, खेलता है। मैं पढ़ा रही हूँ, क्रिया क्या है, पढ़ा रही हूँ। बच्चा सो रहा है, क्रिया क्या है, सो रहा है। इस तरह से आपको क्रिया आइडेंटिफाई करनी होगी और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा। नेक्स्ट थर्ड संख्या, आपको क्या करना पड़ेगा, संख्या, वहाँ पर संख्या दी रहेगी आपको, उसमें से आपको उस संख्या को ऑप्शन भी दिए रहेंगे। ऐसे बॉक्स ड्रॉ किया रहेगा, बाद में मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे दिया रहेगा 1910, 1920, 1930, तो कौन सा सही है, 1920। तो आपको वो संख्या पहचाननी होगी। चौथा कारक चिन्ह पहचानिए। राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो वहां पे आपको कैसे दिया रहेगा, सेंटेंस, राम जन्म अयोध्या में हुआ। तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, का, की, के। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो राम का जन्म, क्योंकि जन्म पुल्लिंग शब्द है, इसलिए राम का जन्म अयोध्या में हुआ। ये केवल मैं आपको ब्लूप्रिंट बता रही हूँ, बाद में आपको धीरे धीरे आगे और भी समझाऊंगी। हिंदी में मार्क्स लाना बहुत आसान है, डरने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट समास, क्या दिया रहेगा, निर्देश के अनुसार विकल्पों में से सही समास पहचान कर लिखिए। फॉर एग्जाम्पल चौराहा, यहाँ पे दिया है आपको चौराहा, कौन सा समास है पहचानिए। 1, 2, 3 ऑप्शंस। फर्स्ट में लिख दिया उन्होंने द्वंद्व समास, सेकंड में लिख दिया द्विगु समास, थर्ड में लिख दिया तत्पुरुष समास। आइडेंटिफाई करना है केवल आपको कि यहाँ पे ये कौन सा समास है। चौ नंबर आया ना, द्विगु समास हो गया। इसमें भी आपको आ गए पूरे 1 नंबर। चलिए अब बढ़ेंगे छठे प्रश्न की तरफ। संधि विच्छेद, निर्देश के अनुसार विकल्पों में से सही संधि पहचान कर लिखना होगा। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन दिया है, समझ लीजिए। क्या क्वेश्चन दिया है, ग्रंथालय संधि विच्छेद कीजिए। 3 ऑप्शंस दिए अलग अलग, ग्रंथ प्लस आलय, ग्रंथा प्लस आलय। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है वो टिक करना है, गलत वालों को छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। इसमें भी आपको आ गए पूरे अंक। अब चलेंगे साथ में प्रश्न की तरफ। पर्याय शब्द लिखिए। पर्याय का मतलब क्या होता है, पर्याय का मतलब क्या होता है, सिनोनिम। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द जो समान अर्थ दे। समानार्थी शब्द मतलब जो समान अर्थ, सेम मीनिंग दे। चलो उसमें भी ऑप्शन रहेंगे और आपको ऑप्शन में टिक करना होगा। अब आया हमारा 8वां प्रश्न, उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब है प्रीफिक्स। विकल्पों में से सही उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो
यहाँ पर देखिए, उपसर्ग को पहले क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। पहले हम इंग्लिश में समझ लेंगे प्रीफिक्स। डिसकनेक्ट, मैंने फ़ोन को डिसकनेक्ट कर दिया, ये एक वर्ड है। हमें डिसकनेक्ट में प्रीफिक्स पहचानना है। वर्ड को अलग कर दीजिए, कनेक्ट, क्या बचा? डिस। डिस क्या हो गया? हमारा उपसर्ग हो गया। इस तरह से हम हिंदी में समझेंगे। हिंदी में एक शब्द है असफल। असफल, इसमें शब्द को अलग कर दीजिए और ये क्या है? क्या हो गया हमारा? उपसर्ग, प्रीफिक्स हो गया। अगला प्रश्न हमारा प्रत्यय। प्रत्यय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सफिक्स, शब्द के बाद लगने वाला। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है प्रसन्नता, चलो पहले इंग्लिश में देखेंगे। एक वर्ड है यूजफुल, ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे? यूज को अलग कर देंगे। यूज में क्या ऐड हुआ है? फुल ऐड हुआ है, तो ये क्या बन गया? फुल हमारा क्या है? प्रत्यय, मतलब फुल क्या है? सफिक्स है। अब यहाँ पर प्रसन्न वर्ड है, इसमें क्या ऐड हुआ है? प्रसन्न में ता ऐड हुआ है, तो ता क्या हुआ? यहाँ पर ता क्या हुआ? प्रत्यय हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद जानेंगे 10वां प्रश्न। लिंग, दिए गए विकल्पों में से सही लिंग पहचान कर लिखना होगा। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं। लड़का सोता है। अब यहाँ आपको 3, 1, 2, 3 अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे। इसमें से लड़का सोती है, एक ऑप्शन, एक होगा लड़का सोती है, फर्स्ट ऑप्शन समझ लो। सेकंड ऑप्शन लड़के सोती है। थर्ड ऑप्शन लड़की सोती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड आंसर, वो ऑप्शन आपको लिखना होगा। ये यहाँ तक हो गए हमारे 10 मार्क्स, पक्के तय हो गए। 10 अंक हमारे एकदम तय हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, ग्यारहवां, काल। दिए गए विकल्पों में से सही काल को पहचान कर लिखिए। क्या करेंगे हम? इसमें ज़्यादातर वो लोग भविष्यत काल देंगे, जो हमारे प्रश्न पत्र में नीचे दिया गया उन्होंने, गवर्नमेंट ने, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो फर्स्ट भविष्यत काल, काल के ऊपर मैं अलग से मैंने एक वीडियो बनाया, मैं अपलोड करूँगी, आप ध्यान से देखिए। फिर मैं आपको भविष्यत काल भी बताऊँगी और भूतकाल के बारे में भी बताऊँगी। पहले मैं एक केवल एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, राम खाना खाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब इसमें हमें इसे काल, फॉर एग्जाम्पल भविष्यत काल में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम? ये लास्ट वाला बदलेगा, केवल लास्ट वाला बदलेगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो हम लिख देंगे राम खाना, एक वचन पुल्लिंग, खाएगा। ये भी आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, उसमें हमें चूज करके सही ऑप्शन लिखना होगा। उसके बाद शुद्ध रूप, सेंटेंस गलत दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला,
ये एक सेंटेंस है जो कि हमें नॉर्मल बोलचाल में बहुत सही लगता है, हालांकि ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर ने बोला के साथ कभी भी ने नहीं आता, ने प्रत्यय नहीं आता। ने प्रत्यय के ऊपर भी मैं आपको एक भूतकाल एक्सप्लेन करने के टाइम पर ने प्रत्यय एक्सप्लेन किया जाता है, उस टाइम पर ये एक वीडियो मेरे पास बना हुआ रखा है और उस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगी, देखिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? मैं बोला के साथ ने प्रत्यय नहीं आता, ये सही आंसर है इसका। तो ये भी ऑप्शन दिया होगा और इस तरह से आपको ऑप्शन में से चुनकर सही उत्तर लिखना है। तो यहाँ तक आपके 12 अंक पक्के हो गए। नेक्स्ट सेक्शन 3 अर्थग्राह्यता। यहाँ पर इसमें क्या दिया होगा आपको? पैसेजेस होंगे, ये 20 मार्क्स का होगा और इसमें 4 पैसेजेस होंगे। फर्स्ट में पठित गद्यांश होगा, 14th में पठित पद्यांश होगा, 15th में अपठित गद्यांश होगा और 16th में अपठित पद्यांश होगा। मतलब 2 पद्य भाग से होंगे और 2 गद्य भाग से होंगे, उनमें से एक पठित दूसरा अपठित। मतलब सीन, पठित मतलब सीन, पठित का मतलब क्या होता है? पठित सीन हमारी बुक से ही आएगा, ठीक है। और अपठित क्या होता है? अनसीन, जो हमने कभी भी नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा होगा, इस तरह का आएगा। उसमें से हमें ढूंढकर उत्तर लिखने होंगे। तो हर एक पैसेज 13th वाला 5 मार्क्स का हो गया, 14th वाला 5 मार्क्स का हो गया, 15th वाला 5 मार्क्स का हो गया और 16th वाला भी 5 मार्क्स का हो गया। तो अब तक हमने ऊपर सेक्शन 1 में कितना देखा? 12 मार्क्स का देखा। और सेक्शन 2 में कितने मार्क्स के हो गए? 20 मार्क्स। तो कितना हो गया टोटल हमारा? सेक्शन 1 12 मार्क्स एंड सेक्शन 2 20 मार्क्स। टोटल अब तक 32 मार्क्स का हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसके आगे चलेंगे। सेक्शन 3 में क्या होगा? लास्ट ईयर और इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। देखिए लास्ट ईयर क्या था? यहाँ पर मैचिंग थी, लेकिन यहाँ पर मैचिंग सेक्शन 3 के 17th क्वेश्चन में लास्ट ईयर मैचिंग थी। मतलब यहाँ पे आपको कवि का नाम लिखा होगा और मैच करना होगा, ऐसा था। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। इसमें कवि का जीवन परिचय जो कि आपको 5-6 लाइनों में लिखना होगा और उसके लिए एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और यहाँ पे चॉइस है। नेक्स्ट 18वां, लेखक का परिचय पढ़कर 17 में कवि का और 18 में लेखक का परिचय पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स जैसा। वहाँ पर वो क्या करेंगे? पूरा देंगे आपको, यहाँ पे पैसेज देंगे, सब लिखा होगा। तो जो भी यहाँ पर अब फर्स्ट यहाँ पे जो भी लिखा है, ब्लैंक लिखा है ना, हमें यहाँ से चूज करके उसको यहाँ पर लिखना है। हो गए 1 मार्क हमारे। तो ये 5 मार्क्स। सेक्शन 3 कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का और बहुत इजी है। चलिए अब सेक्शन 4 की तरफ चलेंगे। सेक्शन 4 में क्वेश्चन नंबर 19 आपको देख लेना है पहले। इसमें 19 क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21। तो यहाँ पर पद्य भाग से 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 19, 20 और 21। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का अंक 3 मार्क का होगा। तो ये कुल मिलाकर 6 अंक बन जाएंगे। नेक्स्ट 22, 23, 24, 25। यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक के अंक होंगे 3। तो ये कितना बन गया? 9 मार्क्स के हो गए और इन सभी का उत्तर 3 से 4 वाक्यों में लिखना है। नेक्स्ट लास्ट के 26, 27, 28, 26, 27, 28 ये प्रश्न उपवाचक नॉन डिटेल से दिए जाएंगे और इनका उत्तर भी 3-4 वाक्यों में देना होगा। इस भाग के अंतर्गत
कुल 10 प्रश्न दिए जाएंगे। छात्रों को इन 10 प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो टोटल कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे सेक्शन 4 में? सेक्शन 4 में कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? टोटल 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसमें से हमें कितने करने? 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 5, इसमें 29 नंबर का प्रश्न आएगा और 2 चॉइस रहेंगी। पद्य भाग से 2 निबंधात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। पद्य भाग पोइट्री पार्ट से निबंधात्मक मतलब लॉन्ग आंसर्स दिए जाएंगे। उसमें से चॉइस भी रहेगी और 6 to 8 लाइन्स में आंसर देना होगा। और मैं जहाँ तक कहती हूँ अगर आप दे सकते हो तो 8 to 10 लाइन्स में दो। और जब आप लॉन्ग आंसर्स देते हो, कंपलसरी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए लॉन्ग आंसर लिखने से पहले कविता का नाम, कवि का नाम और थोड़ा सा कवि के बारे में 2-4 लाइन ज़रूर लिखिए, वो लिखना मत भूलिए। इस भाग में प्रश्न देते समय सारांशात्मक प्रश्न न दिए जाएंगे, मतलब इसमें छोटे क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। पाठ के शीर्षकों के नाम से प्रश्न बनाए जाएंगे। कैसे क्वेश्चन रहेंगे? कोई भी एक लेसन ले लो आप। मनुष्यता, कविता का सारांश लिखिए। कविता का सारांश लिखिए, मतलब आपको जो भी लेसन का नाम होगा ना वो दे दिया जाएगा, उस पर आपको सारांश या उसके बारे में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा लिखना होगा। और क्या लिखना अनिवार्य है? पाठ का नाम और जो भी लेखक या कवि हैं उनका नाम लिखना बहुत ज़रूरी होगा। ये प्रश्न पाठ्य पुस्तक के लिखित अंश से दिए जाएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 29 है, मौखिक से नहीं दिए जाएंगे, आपको किससे दिए जाएंगे? लिखित से दिए जाएंगे। और इनका उत्तर आपको 6 से 8 लाइन, मैं बोल रही हूँ 10 लाइन में लिखिए। कंपलसरी कविता का नाम या कविता का नाम और कवि का नाम मेंशन ज़रूर करना होगा। इस प्रश्न का उत्तर केवल 8 पंक्ति में देना होगा। नेक्स्ट, 30वां प्रश्न, इसमें भी चॉइस होगी। गद्य भाग से 2 निबंधात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। गद्य भाग से आपको 2 लॉन्ग आंसर्स दिए जाएंगे, तो उनमें चॉइस होगी और किसी एक प्रश्न का आंसर आपको 6 to 8 लाइन में देना होगा और ये 8 नंबर का होगा। इस भाग में प्रश्न देते समय सारांशात्मक प्रश्न न दिए जाएंगे। सेम जैसे ऊपर आपने 29 क्वेश्चन में देखा, इसमें भी इसमें स्मॉल को आंसर्स नहीं दिए जाएंगे। पाठ के शीर्षकों के नाम से प्रश्न बनाए जाएंगे। सेम, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। बड़े भाई साहब पाठ का सारांश लिखिए। हो गया? तो पाठ के यहाँ पे क्या है? पाठ का नाम दिया गया। पाठ का नाम देकर वो लोग क्या करेंगे? उसमें से आप उत्तर लिखिए, उसका आप उत्तर लिखिए, वो बताएंगे। और इसका उत्तर भी 8 पंक्ति में ही देना होगा। अगला, सृजनात्मकता अभिव्यक्ति, 31 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या आएगा? एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र दिया जाएगा। एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर दिया जाएगा और किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा और ये 8 अंक के लिए होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न 32। इसमें आपको 4 निबंध दिए जाएंगे। कितने निबंध दिए जाएंगे? 4 निबंध दिए जाएंगे और आपको किसी एक निबंध का उत्तर देना होगा। किसी एक निबंध का उत्तर आपको देना होगा। ये किस किस पे बेस होंगे निबंध? पर्यावरण, शिक्षा, सामाजिक, वैज्ञानिक अंशों से संबंधित निबंध आपको दिए जाएंगे और ये प्रश्न केवल 10 पंक्ति में लिखना होगा। और यहाँ पर देखिए, पर्यावरण अच्छे से याद रख लीजिए। पर्यावरण निबंध कितना इम्पोर्टेंट है ये ज़रूर आपको पढ़ना होगा। वृक्ष हमारे साथी, इस टाइप का निबंध पढ़ लीजिए। नेक्स्ट,
शैक्षिक मापदंड, तो ये हमने जैसे डिस्कस हम कर चुके हैं कि अर्थग्राह्यता से 20 नंबर का होगा, ये 20% सिलेबस कवर करेगा। अभिव्यक्ति 50 अंक का होगा, 50% सिलेबस कवर करेगा। भाषा की बात 12 नंबर की होगी जो सेक्शन 1 में आ गई है, 12% कवर करेगा। और सृजनात्मकता ये 18 अंक का आ गया, 18% कवर करके टोटल अंक 100 और प्रतिशत 100% ये हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने देख लिया है निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न का प्रारूप कैसा रहेगा, एक तो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन रहेंगे, दूसरा स्मॉल आंसर्स क्वेश्चन रहेंगे, तीसरा बहुत ही छोटे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे और थोड़े लक्ष्यात्मक प्रश्न रहेंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होगा। पाठ विषयों के आधार पर तालिका, देखिए लक्ष्यात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। ये पद्य भाग से कितने अंक का आएगा, 30 अंक का आएगा। गद्य भाग से 45 एंड 45 अंक का आएगा। उपवाचक से 3 क्वेश्चंस 9 मार्क्स के 9 अंक के आएंगे। और सृजनात्मकता में से आपको 16 अंक का आएगा। कुल मिलाकर 100 अंक हो गए। तो यहाँ पर देखिए कठिन केवल 20 मार्क्स का ही आएगा। औसत एवरेज 60% का आएगा जो कि सब लोग कर लेंगे। और सरल 20%, जो कि जो बहुत डलर बच्चे होते हैं, फेल हो जाते हैं, वो भी पास हो जाए। तो ऐसे बच्चे पैसेजेस में और जो भी ग्रामर का टिक करने वाला होता है उसमें से पास हो जाएंगे बहुत आराम से। आसान, इतना हार्ड भी पेपर नहीं बनाया जाता, क्योंकि जब पेपर बनाया जाता है तो उनको पुअर, एवरेज और इंटेलिजेंट बच्चों को दृष्टि में रख के बनाया जाता है। तो चलिए अब हम एक मॉडल पेपर देखते हैं कि आपको किस तरह का प्रश्न आएगा। सबसे पहले आप जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है ना, लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 15 मिनट पढ़ने को दे दीजिए, सिर्फ पढ़ने के लिए दे दीजिए 15 मिनट। और आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। क्या लिखा है यहाँ पे, इस तरह का आएगा आपको क्वेश्चन पेपर। सूचनाएं, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित है, दिया गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसमें लिखिए। हाँ, इसमें 6 पार्ट्स हैं, 6 सेक्शन है इसमें। चलिए पहला वाला देखेंगे अब हम लोग। बुभुक्षा से अतिथि को ना भेजें। तो यहाँ पे क्या इन्होंने अंडरलाइन किया है, रेखांकित शब्द। रेखांकित मतलब अंडरलाइन शब्द का तद्भव रूप। तद्भव रूप मतलब तत्सम क्या होता है, संस्कृत और हिंदी में एज इट इज। और तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत के बाद हिंदी में परिवर्तन आता है जिस शब्द में, उसको कहते हैं। तो बुभुक्षा, इसका सही आंसर है भूख। लिख दीजिए फर्स्ट, भूख। नेक्स्ट, झरना पर्वतों से बहता है। झरना पर्वतों से बहता है। वाक्य में क्रिया शब्द विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। अब इसमें क्रिया क्या है, मैंने एक आपको हिंट दिया था, हमेशा क्रिया लास्ट में रहेगी। तो ये वाला आंसर, कौन सा आंसर करेक्ट है, बहता है। क्रिया मतलब कार्य का होना। नेक्स्ट, 1947 हिंदी अक्षरों को पढ़कर संख्याओं को विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। तो इसके लिए हमें गिनती आना बहुत ज़रूरी है। 1947 यहाँ पे लिख दीजिए उत्तर ऐसे, थर्ड 1947। उसके बाद कारक चिन्ह चौथा, सैनिक सर डैश कफन बांधकर युद्ध करने गया। कहाँ, इसके लिए आपको कारक चिन्ह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सैनिक सर पर कफन बांधकर, यहाँ पे लिखना है आपको, फोर्थ सर पर। बाद में धीरे धीरे मैं वीडियो बनाऊंगी, कारक चिन्ह ये सब आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट, आत्मत्राण में मानवीय मूल्य अभिव्यक्त हैं। रेखांकित शब्द का समास विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। क्या है बताइए, आत्मत्राण कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। यहाँ पर आपको साइड में लिखना होगा। पांचवा,
तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, छोटा भाई तिरस्कार सहन नहीं कर पाया। तिरस्कार अंडरलाइन, रेखांकित मतलब अंडरलाइन वर्ड, तो इसको संधि विच्छेद करना है। तो इसके लिए आपको संधि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा। शे शा सा, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। विसर्ग संधि जो कि केवल सेकेंड लैंग्वेज वालों को बहुत ही हेल्पफुल होगी। देखो बेटे, शे श स उत्तम एंड हाफरा विल कन्वर्ट इनटू विसर्ग संधि। थोड़े से एग्जाम्पल बता देती हूँ यहीं पे। क्या लिखा था मैंने, शे, ऐसे ही बताती हूँ। देखो, शे श स ओ की मात्रा एंड हाफरा। तो अब पहले इनसे वर्ड्स बनाती हूँ। निष्फल, निश्चल, निस्संतान, मनोहर, दुर्जन। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी क्या बताया, शे श स ओ की मात्रा एंड हाफरा, ये किस में कन्वर्ट होंगे, विसर्ग में कन्वर्ट होंगे, विसर्ग प्लस में। तो यहाँ पे उसका उदाहरण देखो, ये हटा देंगे बीच से, ठीक है। अब देखो, निह प्लस फल, निह प्लस चल, निह प्लस संतान, मनः प्लस हर, दुह प्लस जन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, तिरह प्लस कार। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ सा है। तो ये नियम है, ये नियम आपको सब जानने होंगे। ये नियम जानने के बाद ही आप लोग अच्छे से संधि विच्छेद कर सकते हैं। इतना हार्ड नहीं है, अगर सीख गए तो केवल 3 तरह के ही सीखने हैं संधि विच्छेद। दीर्घ संधि सीख ली, और ये विसर्ग संधि, एंड ऑल हाफ्स विल कन्वर्ट इनटू हाफ था एक्सेप्ट हाफ मा। ये 3 टाइप के आपने सीख लिए तो सारे क्वेश्चंस आप करेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट, 7th, स्वतंत्रता संग्राम में नारियों का योगदान भी है। इसमें क्या करना है, रेखांकित शब्द, भाई कौन सा शब्द रेखांकित है, नारियों। नारी का मतलब क्या होता है, बच्ची, लड़की, नो, महिला। नारी का मतलब औरत, महिला। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आंसर लिख दो, 7th आंसर डाल के महिला जरूर लिखना है, ऐसा खाली टिक नहीं करना है, 7th डाल के और वो आंसर शीट में लिखना है महिला। उसके बाद तंतारा वामिरो कथा एक लोक कथा के रूप में विख्यात है। रेखांकित, कौन सा शब्द रेखांकित है, लोक कथा। तो अब इसमें वर्ड क्या है, लोक कथा। वर्ड क्या है, लोक वर्ड है। इसमें कौन सा शब्दांश मिला है जो इसका अर्थ बदल गया, लोक। तो ये है आंसर, लोक क्या हुआ, उपसर्ग। अगला देखिए, संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में आत्मविश्वास भर दिया। रेखांकित शब्द का, रेखांकित मतलब अंडरलाइन वर्ड, रेखांकित मतलब अंडरलाइन वर्ड का प्रत्यय विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पे शब्द क्या है, सफलता अंडरलाइन है, तो चलिए सफलता।
अलग कर देंगे, शब्द अलग कर देंगे। सबसे पहले सफल। अब इसमें हमें प्रत्यय मतलब, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, प्रत्यय मतलब सफिक्स। क्या ऐड हुआ इसमें? ता। तो ये है हमारा आंसर। आगे चलेंगे। 10वां, कुत्ता वफादार जानवर है। ठीक है, इस वाक्य का लिंग परिवर्तित रूप, इस वाक्य का, किस वाक्य का? इस वाक्य का। कौन सा? कुत्ता वफादार जानवर है। तो इस वाक्य का, इस सेंटेंस का लिंग परिवर्तित रूप विकल्पों, ऑप्शंस में से पहचान कर, पहचान कर मतलब आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करके लिखिए। ठीक है, चलो। कुत्ता, कुत्ता का लिंग बदलेंगे तो कुत्ते आएगा क्या? नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है। ओके, कुत्ता वफादार जानवर है, कुतिया वफादार जानवर है। ओके, ये सही दिख रहा है। कुतिया वफादार जानवर है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लिख देंगे। उसके बाद हम मीठे यादों में उलझे रहते हैं। इस वाक्य का भविष्यकाल रूप विकल्पों में से पहचान कर लिखिए। एक्चुअली ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये मिसप्रिंट हो गया है शायद गवर्नमेंट से। हम मीठी यादों में, हम मीठी यादों में उलझे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? इस वाक्य का भविष्यत काल, कौन सा काल? भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। भविष्यत काल को क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस लिखना है। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में आप ये याद रख लो, एक्चुअली फ्यूचर टेंस 2 टाइप के होते हैं, संभाव्य भविष्यत और सामान्य भविष्यत। लेकिन लेसन सेकेंड लैंग्वेज हिंदी वालों के लिए सामान्य भविष्यत अगर वो लोग याद कर लेंगे तो बस, उसमें क्या होगा? सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे आएगा। क्या? सेंटेंस के लास्ट में। अब देखो यहाँ पर क्या है? हैं मतलब इज। यहाँ पर भी हम मीठी यादों में उलझे रहे, ये हो गया पास्ट टेंस। इज प्रेजेंट टेंस, गा, गी, गे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बीच वाला। हम मीठी यादों में उलझे रहेंगे, भविष्यत काल, ये वाला ऑप्शन सही है। अब लास्ट देखेंगे, लास्ट में क्या है? 12वां प्रश्न हमारा, सिपाही तंग आ गई। सिपाही कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ इस वाक्य को शुद्ध करना है, शुद्ध रूप पहचानना है। तो सिपाही क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ओके, एक वचन बहुवचन? एक वचन। ठीक है, पुल्लिंग शब्द है तो गई रॉन्ग हो गया। एक वचन शब्द है तो गए हैं रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिपाही तंग आ गया। ये हमारा ग्रामर पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम भाग 2 में जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 से 16 तक दिए गए गद्यांश पद्यांश पढ़कर निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। क्या करना है? हमें इसको पढ़ना है पहले अच्छे से और उसके बाद उत्तर देना है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 5 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। देखिए, अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं।
निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। तो ये क्या हो गया हमारा गद्यांश, गद्य का अंश, वो भी पठित हमारे टेक्स्ट बुक्स में से ही दिए उन्होंने दिया है। अब पहला प्रश्न देखेंगे, अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप का नाम क्या है? आंसर दिखाई दे रहा है, इतना इजी रहेगा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप का नाम क्या लिखेंगे? आंसर हम लिटिल अंडमान है, खत्म हो गया आंसर। नेक्स्ट फर्स्ट आंसर, ये कौन सा आंसर हो गया? ये फर्स्ट आंसर, एक नंबर आ गया है आपको। लिटिल अंडमान पोर्ट ब्लेयर से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? कहाँ पे दिख रहा है? क्वेश्चन मैच करने के लिए ट्राई करो। लिटिल अंडमान पोर्ट ब्लेयर कहाँ आया? सेकंड, यह पोर्ट ब्लेयर किसके बारे में बात हो रही है? अंडमान के बारे में बात हो रही है। हाँ, तो आंसर क्या लिखेंगे? लिटिल अंडमान पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूरी, कितने की प्लेस में क्या आएगा? बस उतना ही लिखना है आपको, वहां से मैच करना है और लिखना है कि दूरी पर स्थित है। परेशान होने की जरूरत नहीं, वन वर्ड आंसर नहीं लिखना है, टोटल पूरा आंसर लिखना है। क्या लिखना है? लिटिल अंडमान पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें भी आ गया 1 मार्क। चलो नेक्स्ट, निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कौन सा है? पढ़ेंगे पहले हम पैसेज, इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला आ गया, मिल गया यहाँ पे पहला द्वीप, इधर पे भी मिल गया पहला द्वीप। कौन सा है? कार निकोबार। उतना ही लिखना है आपको। उन्होंने क्या पूछा है? कौन सा है पूछा है, तो आपको क्या लिखना है? कार निकोबार है। कौन सा की जगह आपको क्या लिखना है? कार निकोबार। हिंदी में फेल होने के चांस ही नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप कार निकोबार है। नेक्स्ट 3 मार्क्स आ गए यहाँ पर आपको। निकोबारियों का क्या विश्वास है? मैच करो, क्वेश्चन मैच करो। निकोबारियों का विश्वास है, लिख डालो ये पूरा। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। हो गया, यहाँ पर भी आ गया 1 मार्क। नेक्स्ट, उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से दिया गया है? सबसे पहले थोड़ा यहाँ पे ढूंढने के लिए भी कुछ ट्राई करो। जब गवर्नमेंट क्वेश्चन पेपर बनाती है ना कहीं कुछ ना कुछ दिया रहता है उससे रिलेटेड। तंतारा वामिरो कथा दिया रहता है, ऐसा पक्का दिया रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चे फेल ना हो, वो इस तरह से क्वेश्चन पेपर फॉर्म करते हैं। तो जरा देखने की कोशिश करो, मिल जाएगा। उपर्युक्त गद्यांश तंतारा वामिरो पाठ से दिया गया है, खत्म। किसकी जगह क्या आ जाएगा? यहाँ मैंने दिखाया अभी आपको, तंतारा वामिरो, स्पेलिंग मिस्टेक है वहां भी। चलो अब हम जाएंगे 14वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमों के धज्जे। अपने ज़माने में, अपने टाइम में मैंने बड़े बड़े सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए, मैं बहुत पावरफुल थी। ओके, चलो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न क्या है? सैलानी सुबह शाम कहाँ आते हैं? पढ़ो, फर्स्ट लाइन पढ़ो। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, तो आंसर क्या लिखना है? सैलानी सुबह शाम कहाँ की प्लेस में क्या लिखना है? कहाँ की प्लेस में लिखना है? कंपनी बाग में आते हैं, हो गया। नेक्स्ट, तोप ने किसके धज्जे उड़ा दिए? धज्जे
देखो मैच करो फिर से। अब आंसर क्या लिखेंगे, किसके की प्लेस में? तोप ने अच्छे अच्छे सूरमाओं के, ये इसका आंसर हो गया, सेकंड आंसर हो गया। अच्छे, तोप ने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए। चलो नेक्स्ट, सेकंड हमने बोला नहीं, थर्ड का आंसर, ये किसका आंसर हो गया है, ये थर्ड का मैं भूल गई। चलो सेकंड बता रही हूँ। तोप ये बातें किन्हें बताती है? उन्हें बताती है ये तोप कि मैं, फर्स्ट से देखो किसे बता रही है बातें तोप? सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, टूरिस्ट, ठीक है। उन्हें बताती है यह तोप, तोप किसे बता रही है? सैलानियों को बता रही है। तो तोप ये बातें किन्हें बताती है, किन्हें की जगह यहां पर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर सैलानी। तोप ये बातें सैलानियों को बताती है। नेक्स्ट, थर्ड हमने बोल दिया ना। उसके बाद सैलानी किसको देखने आते हैं? किसको देखने आते हैं सैलानी, बताओ। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है, किसे देखने आते हैं? तोप को देखने आते हैं। क्या होगा यहाँ पे इसका उत्तर? तो सैलानी किसको देखने आते हैं, पूरा लिखना है। सैलानी तोप को देखने आते हैं, आधा अधूरा नहीं लिखना है, पूरा जवाब अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट, उपर्युक्त कविता के कवि कौन है? ये तो याद करना पड़ेगा, अगर आप याद नहीं करोगे तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते, कंपलसरी याद ही करना है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। अगेन विकल्प मतलब ऑप्शंस दिए रहेंगे। क्या है? भारत के झंडे में 3 पट्टियां हैं। ऊपर वाली पट्टी केसरिया रंग की है, यह त्याग का चिन्ह है। बीच वाली पट्टी सफेद रंग की है, सफेद रंग शांति का चिन्ह है। नीचे वाली पट्टी हरे रंग की है, हरा रंग सुख शांति का चिन्ह है। हमारे झंडे के बीच एक चक्र है, इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के झंडे में कितनी पट्टियां हैं? फर्स्ट लाइन, भारत के झंडे में कितनी पट्टियां हैं? 3। ए ऑप्शन नीट से लिखो। नेक्स्ट, झंडे के बीच वाली पट्टी किसका प्रतीक है? ढूंढना है हमें, इसे मैच करना है, मैच करना है इसे। झंडे की बीच वाली पट्टी किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे क्या आ गई? बीच वाली पट्टी सफेद रंग की है, ओके। प्रतीक सफेद रंग, बीच वाली पट्टी सफेद रंग किसका प्रतीक है? उसके आगे बीच वाली पट्टी सफेद रंग का प्रतीक है और सफेद रंग शांति का प्रतीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो क्या करोगे आप? प्रेम नहीं, त्याग नहीं, दया, करुणा, ऐसा नहीं देंगे। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया तो वो लोग आपको मार्क्स दे देंगे। उसके बाद थर्ड, सुख शांति इस रंग का प्रतीक है। देखो, सुख और शांति, सुख और शांति कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पे सुख, पहले ये देखेंगे, सुख शांति इस रंग का प्रतीक है। सुख शांति यहाँ पर कहाँ है? हरा रंग सुख शांति का प्रतीक है। तो कौन सा आंसर आया अपना? हरा, हरा, सी। उसके बाद अशोक चक्र कहाँ है? अशोक चक्र कहाँ है? यहाँ पे देखो, झंडे के बीच में एक चक्र है, झंडे के नीचे है, झंडे के ऊपर है, या झंडे के बगल में, या झंडे के बीच में? कहाँ दिखा हमें? झंडे के बीच में। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? डी, झंडे के बीच में है। ठीक है। नेक्स्ट,
इस अनुच्छेद में किस झंडे का वर्णन हुआ है? किस झंडे का वर्णन हुआ है बताओ? भारत के झंडे का, नेपाल का झंडा, रूस का झंडा, चीन का झंडा? ऑफ कोर्स भारत का झंडा, भारत के फ्लैग का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर आंसर आया ए। नेक्स्ट, पढ़ने के लिए रीडिंग आना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, चाहे वो एमसीक्यूज में हो, रीडिंग आना बहुत जरूरी है। अगर रीडिंग नहीं आएगी तो आप वो कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। विकल्प मतलब ऑप्शंस, इसमें भी ऑप्शन दिए गए, ठीक है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, यह मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। अब ये पहला प्रश्न, गीतकार बच्चों को किसकी झांकी दिखाना चाहता है? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, किसकी झांकी? हिंदुस्तान की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए ऑप्शन। गोलीकांड कहाँ हुआ? गोलीकांड वर्ड का है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिल, पढ़ते जाना है, ऐसा पढ़ते जाएंगे तो अपने आप आएगा। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, कहाँ पे चली थी गोलियां? जलियांवाला बाग में। आ गया आंसर, जलियांवाला बाग। नेक्स्ट, मरने वाले कैसी बोलियां बोल रहे थे? फिर से जाएंगे, हम देखेंगे। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। आ गया ये इनकलाब, फिर से ए आंसर। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में क्या चली थी? फिर ऊपर देखिए, जलियांवाला बाग ये देखो यहां चली थी गोलियां। ये आ गया हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, बंदूकों की ध्वनि कैसी थी? बंदूकों की ध्वनि कैसी थी? एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ बंदूकें दंदन। देखो डायरेक्ट आंसर, इसमें मार्क्स लूज करने का ही नहीं रहता। समझती हूँ, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सेक्शन 2 एकदम क्लियर होगा। अब हम चलेंगे भाग 3 में, सेक्शन 3 में। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का परिचय 5 पंक्ति में दीजिए। तो ये तो आपको याद ही करना होगा, कबीरदास के बारे में हो या मैथिली शरण गुप्त के बारे में हो, मतलब इन दोनों में से किसी एक का, या तो आप ये लिखो या फिर आप ये लिखो, आपकी मर्जी। किसी एक का कवि परिचय याद करना होगा। नेक्स्ट, 18वां प्रश्न, नीचे दिया गया लेखक परिचय पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हर एक प्रश्न इसमें 1 मार्क्स 1 अंक का होगा। बहुत इजी है। फिल इन द ब्लैंक छोटे बच्चे करते हैं ना फर्स्ट क्लास के, सेम टू सेम वैसा ही। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे नीदा फजली का जन्म ग्वालियर में बीता। नीदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सकें ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। ठीक है, ये उन्होंने दिया है। जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, देखो लिखो, देखो लिखो। नीदा फजली का जन्म को हुआ, कब हुआ? तो आंसर क्या आएगा इसका? 12 अक्टूबर 1938। नेक्स्ट, नीदा फजली ने अपना बचपन डैश में बिताया। अपना बचपन कहाँ बिताया उन्होंने? ग्वालियर। ये फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर। नेक्स्ट, उर्दू भाषा के महत्वपूर्ण कवि हैं कौन? किसके बारे में बात हो रही है? नीदा फाजली। ये हो गया हमारा थर्ड आंसर। अभी तक यहाँ पर मार्क्स लूज करने का चांस ही नहीं है। नेक्स्ट, नीदा फाजली के कविता की भाषा
डैश होती है, कैसी होती है? पढ़ो यहाँ पे, आम बोलचाल की भाषा में और सरलता। आम बोलचाल की भाषा, क्या है आंसर? आम बोलचाल की भाषा। उसके बाद निदा फाजली पीढ़ी के माने जाते हैं। किस पीढ़ी के माने जाते हैं? यहाँ पर देखना हो पीढ़ी वर्ड का कहाँ पर आया है, दिख गया? मुझे तो दिख गया है। साठोत्तरी, ये वर्ड साठोत्तरी यहाँ पर आएगा। कौन सा ये? 5th आंसर। नेक्स्ट, इजी है, इसमें किसी को भी मार्क्स लूज करने की जरूरत नहीं है, डेड इजी है। चलो भाई, अब सेक्शन 4 में जाएंगे, भाग 4 में जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं, इसमें आपको कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे पता है? 10 दिए रहेंगे, और उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8 आउट ऑफ 10 करने हैं। तो 19, 20, ये देखो 19, 20, 21 ये रहेगा पद्य भाग से, 22, 23, 24 और 25 ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, ये रहेंगे गद्य भाग से। और ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस रहेंगे नॉन डिटेल, मतलब उपवाचक से। 3 या 4 वाक्यों में आपको इनके उत्तर देने होंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 5, निम्नलिखित निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर सूचना के अनुसार दीजिए। ओके, यहाँ पे 29, अब इसमें देखो हर एक 29 क्वेश्चन एंड 30 क्वेश्चन, इन दोनों में चॉइस है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन लिखो या ये लिखो, या 30th में ये लिखो या तो ये लिखो, आपको जो भी अच्छा लगे वो लिखो। ठीक है, तो हम देखेंगे, किसी एक प्रश्न का उत्तर 8 पंक्तियों में दीजिए, 8 लाइन्स में देना है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया? अपने शब्दों में लिखिए। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में लिखिए। लेसन का नेम उसमें उससे रिलेटेड होगा। नेक्स्ट, 30th क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं और 8 पंक्ति में लिखना है, 8 लाइन्स में लिखना, और उसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, किसी एक प्रश्न का उत्तर 8 पंक्तियों में लिखिए, 8 लाइन्स में लिखिए। चॉइस है अ और आ, कुछ भी लिखिए आप, पहला वाला लिखिए या दूसरा वाला लिखिए, इसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 8 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, भाग 6, आखिरी 6th पार्ट इसका, सेक्शन 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना अनुसार लिखिए। 31वां प्रश्न ये 31st क्वेश्चन, किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। इसमें क्या आएगा? 31st में आपको आएगा लेटर, या तो फॉर्मल लेटर आएगा या इनफॉर्मल लेटर आएगा, आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहते हैं। और लेटर के अंक है 8 नंबर का। बीमारी का कारण बताकर 5 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधानाध्यापक के नाम पत्र लिखिए। प्रधानाध्यापक मतलब प्रिंसिपल। और दूसरा चॉइस दिया हुआ है, हिंदी सीखने की आवश्यकता बताते हुए मित्र के नाम पत्र लिखिए। एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर है, आप जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए। फॉर्मेट बहुत करेक्ट होना, लेटर का जो फॉर्मेट होता है उसके लिए 5 अंक होते हैं और मैटर के लिए 3 अंक होते हैं। नेक्स्ट, 32वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक पर 10 पंक्तियों में निबंध लिखिए। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको, 1, 2, 3, 4, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इसमें से ये 10 अंक का होगा और इसमें से आपको किसी एक का जवाब देना होगा। तो ये इतना इजी है, लग रहा होगा आपको हार्ड है, लेकिन ये बहुत इजी है, करते जाएंगे। देखिए साखी से कितने अंक लिए गए हैं? साखी, पद, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस, साखी से 8 अंक, पद के लिए 8। लेकिन फिर ये थोड़ा चेंज होने वाला है। तो क्यों चेंज होने वाला है? क्योंकि आत्मत्राण, तीसरी कसम के शिल्पकार, ये वाला, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, एंड टोपी शुक्ला। तो इन 4 लेसन्स को क्या कर दिया गया है? 4 लेसन्स
डिलीटेड। 10th हिंदी से ये 4 लेसन्स डिलीट कर दिए गए हैं। कौन कौन सा? आत्मत्राण, तीसरी कसम के शिल्पकार, अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले, एंड टोपी शुक्ला। इन लेसन्स को डिलीट कर दिया गया है, तो इन लेसन्स के मार्क्स दूसरे लेसन्स में ऐड होंगे। और स्कोर करना बहुत आसान हो गया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उपसर्ग के बारे में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।